सो हाय एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। तो आज के टाइम अगर आप निफ्टी फिफ्टी के लास्ट 2 सालों के रिटर्न्स को ट्रैक करोगे तो यू विल ऑब्जर्व कि लास्ट 2 सालों में निफ्टी ने ओवरऑल 21% के अराउंड के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। बट वहीं पर इन 2 सालों में अगर आप निफ्टी के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर की परफॉर्मेंस को देखोगे, जो कि ओवरऑल निफ्टी में 35% के अराउंड का वेटेज रखती है, तो इस पूरे ही सेक्टर में जो टॉप कंपनीज है, फॉर एग्जाम्पल बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एच डी एफ सी लाइफ, एच डी एफ सी बैंक और कोटक बैंक जैसे कंपनीज, तो इन सारी कंपनीज ने या तो 0% रिटर्न दिए हैं या ओवरऑल आज के टाइम नेगेटिव रिटर्न दिए हैं पिछले 2 सालों में। एंड बैंकिंग सेक्टर के बाद नंबर आता है हमारे निफ्टी में सेकंड हाईएस्ट वेटेज रखने वाला सेक्टर, जो कि है आईटी सेक्टर, जो कि अराउंड 13% से भी ज्यादा का वेटेज रखता है ना निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स। इस पूरे ही सेक्टर में भी जो टॉप कंपनीज है, फॉर एग्जाम्पल टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो एंड एचसीएल टेक, इन सारी कंपनीज ने पिछले 2 सालों में काफी बड़े लेवल पे मार्केट में अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो सेक्टर्स को एनालाइज करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में अगर हमारे मार्केट्स यहाँ से और ऊपर नए हाइज बनाते हैं, जिसके चांसेस काफी ज्यादा लग रहे हैं, तो क्या इन दोनों सेक्टर की कंपनीज में भी हमें एक रिवर्सल देखने को मिलेगा या नहीं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना केवल 10 सेकंड देके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, बिकॉज ये वीडियो इस तरीके से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। नाउ बिफोर जंपिंग टू आवर सेक्टोरियल एनालिसिस, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में एक्सप्लेन करता हूं, जो कि हमें बताता है कि मार्केट में जो भी डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। और अगर हम आने वाले टाइम में फ्यूचर में ऐसे सेक्टर को पहले से आइडेंटिफाई करना चाहते हैं जो कि आने वाले पोटेंशियल पूरे बुल रन में एक लीडिंग सेक्टर बन सके, तो उसको हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, मार्केट में हर एक सेक्टर एक साइक्लिकल फॉर्म में बिहेव करता है, जहां पर जब उस पूरे ही सेक्टर का अप ट्रेंड चल रहा होता है तो उस ड्यूरेशन में उस सेक्टर की टॉप कंपनीज और इवन जो एवरेज और मिड साइज छोटी कंपनीज भी होती हैं, उनमें भी उनका बिजनेस ज्यादा अच्छा परफॉर्म ना भी करे, फिर भी उन कंपनीज में आपको एक डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। पर उसी सेक्टर का जब डाउन ट्रेंड शुरू होता है तो उन सालों में उस पर्टिकुलर सेक्टर की टॉप कंपनीज में भी आपको अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। और ऐसा ही कुछ हमने 2020 के और 2021 के बुल रन में देखा था, जहां पर केमिकल सेक्टर और आईटी सेक्टर ने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था। पर जहां पर हमने देखा कि जैसे ही इस सेक्टर का पूरा ही बुल रन खत्म हुआ और इस सेक्टर का डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, तो पिछले 2 सालों में इन दोनों ही सेक्टर ने काफी ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस दी है। और वहीं इन 2 सालों में हमें रेलवे सेक्टर और डिफेंस सेक्टर में एक अप मूव देखने को मिला। और अगर हम ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि आने वाले जो बुल रन होगा उसमें ऐसे कौन से सेक्टर्स होंगे जो कि इस पूरे ही बुल रन को बड़े लेवल पे लीड करेंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले उन सेक्टर्स को देखना पड़ेगा जिन्होंने पिछले 2 से ढाई सालों में कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दी है। एंड फिर हमें यह आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो करंट में आने वाले टाइम में मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन डेवलप हो रही है, वो सिचुएशन उस पर्टिकुलर सेक्टर को फेवर करेंगी या नहीं। सो विद दिस हम आ जाते हैं अपने पहले सेक्टर पे, जो कि है बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सेक्टर अकेले हमारे निफ्टी फिफ्टी में मोर देन 35% का वेटेज रखता है। और इसी बड़े वेटेज का रीजन है कि पिछले 2 सालों में हमने इंडियन मार्केट्स में जितनी भी एफ की बड़े लेवल पे सेलिंग देखी, तो हमने देखा कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में ही एफ ने सबसे बड़े लेवल पे सेलिंग की है। और यही एक रीजन है कि जब आने वाले टाइम में एफ वापस से इंडियन मार्केट में लौट के आएंगे, जो कि उनको एट दी एंड आना ही पड़ेगा, तो हमें सबसे ज्यादा पैसा एफ के थ्रू बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर्स में ही आते हुए देखने को मिलेगा। और अगर आप रिसेंटली नवंबर और दिसंबर का भी डेटा देखो, तो यू विल सी कि कंटिन्यूस सेलिंग के बाद नवंबर के मंथ में एफ ने थोड़ी बहुत बाइंग की थी। बट अगर अभी तक का आप दिसंबर का डेटा देखोगे तो एफ ने काफी बड़े लेवल पे इंडियन मार्केट में बाइंग की है, और इसमें सबसे जो बड़ी बाइंग आई है वो बैंकिंग सेक्टर में ही आई है ना। अब मैं आपको कुछ ऐसे की पॉइंट्स को हाईलाइट करूंगा विच विल एक्सप्लेन यू कि क्यों मैं इंडिया के बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर काफी ज्यादा बुलिश हूं। तो सबसे पहले अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें, तो एक ऐसा पैरामीटर जो किसी भी बैंक को लेके उसकी हेल्थ को दिखाता है, वो होता है इनका ग्रॉस एनपीए का नंबर। ये वो नंबर होता है कि अगर कोई बैंक किसी एक पर्सन को लोन देता है और अगर वो पर्सन 90 दिन के अंदर अंदर उस लोन या उसके प्रिंसिपल की कोई भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता है, तो उस पर्टिकुलर लोन को बैंक ग्रॉस एनपीए के सेक्शन में डाल देता है। यानी बैंक ये अज्यूम कर लेता है कि उस लोन का जो रीपेमेंट है उसका आना काफी ज्यादा मुश्किल है, और ये जो लोन है बैंक के लिए एक लॉस बन जाता है। अब बैंक के लिए इसी तरह के जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट का नंबर है, ये अगर आप 2018 की ड्यूरेशन के अराउंड देखोगे, तो उधर आप देखोगे कि बैंक के जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट थे उनके टोटल लोन के 10 to 16% के अराउंड हो गए थे, जो कि काफी बड़ा नंबर था और बैंक्स को इससे काफी ज्यादा लॉसेज झेलने पड़ते थे। पर अगर रिसेंटली अगर आप डेटा को देखोगे, तो आज के टाइम इंडियन बैंक्स अपने 10 इयर्स लो एनपीए पे हैं, विच शोज के बैंक के केस में जो ये बैड लोन वाली सिचुएशन हो रही है, ये काफी ज्यादा अंडर कंट्रोल है और बैंक काफी ज्यादा इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं। और ये सब पॉसिबल हो पाया हमारे आरबीआई की इफेक्टिव स्ट्रेटजीज की वजह से, जहां पर हमने देखा कि पिछले 1 से 2 सालों में यूएस जैसी कंट्रीज के भी काफी बड़े बड़े बैंक कोलैप्स हो गए थे, उधर हायर इन्फ्लेशन और उसके चलते हायर इंटरेस्ट रेट की वजह से। वहीं पर इंडिया के केस में ऐसा कोई भी हमने केस नहीं देखा, और हमारे आरबीआई ने रिसेंटली ये भी बोला कि इंडिया का जो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर है वो काफी ज्यादा हेल्दी है। और इतना ही नहीं, मुझे ये भी लगता है कि आने वाले टाइम में भी हमारे जो बैंक्स की जो अच्छी हेल्थ है ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी,
बिकॉज हमारे आरबीआई का काफी ज्यादा फोकस है हमारे बैंकिंग सेक्टर पे, जहां पर हमने पिछले 2 महीनों में भी देखा कि हमारे आरबीआई ने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट की थी कि हमारे ओवरऑल बैंक्स के लिए जो पर्सनल लोन्स और जो क्रेडिट कार्ड लोन्स हैं, जो कि एक तरह से अनसिक्योर्ड लोन्स माने जाते हैं, उनमें आरबीआई ने रिस्क वेटेज को बढ़ाया था। बिकॉज आरबीआई ने देखा था कि इन सारे जो लेंडिंग थी, यानी अनसिक्योर्ड लोन्स की जो लेंडिंग थी, उनका नंबर काफी तेजी से बढ़ रहा था। और आरबीआई को ये डर था कि कहीं आगे चल के ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ना बन जाए। इस वजह से आरबीआई ने रिस्क वेटेज को बढ़ा दिया, जिस वजह से बैंक को उन्हीं पर्टिकुलर लोन के लिए अब ज्यादा पैसा अपने पास डिपॉजिट करके रखना पड़ा। एंड इससे ये शो करता है कि हमारा आरबीआई काफी ज्यादा फोकस्ड है हमारे इंडियन बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ को लेकर। और जैसा कि हम ये भी देख पा रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन है वो काफी ज्यादा वेल कंट्रोल्ड आ रहा है। और जैसा कि अभी फेड ने भी ये अनाउंस किया कि वो आने वाले टाइम में जो इंटरेस्ट रेट्स है उनको कट भी कर सकते हैं, तो उनको देखते हुए हमें इंडिया में भी हमें इंटरेस्ट रेट कट देखने को मिल सकते हैं, जिस वजह से हमारा सबसे बड़ा बूस्ट हमारे बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर को ही देखने को मिलेगा। एंड थर्डली, अगर हमारे पूरे ही निफ्टी बैंकिंग इंडेक्स की आप करंट वैल्यूएशन पर नजर डालो, तो यू विल सी करंट में हमारे निफ्टी जो बैंक इंडेक्स है उसका पी रेशियो 16.4 का चल रहा है। एंड यू विल बी सरप्राइज कि अगर आप इसका 5 ईयर्स एवरेज मीडियन पी रेशियो को देखोगे, तो हमारा करंट पी रेशियो अपने लोएस्ट एवर लाइन पे चल रहा है। और 2 ईयर्स का भी अगर आप मार्क देखोगे, तो वो भी हमारा करंट जो वैल्यूएशन है वो एक लोअर साइड पे ही है। और अगर आप पूरे स्टार्ट को देखोगे, तो यू विल सी कि करंट में हमारा जो निफ्टी बैंक है उसमें अर्निंग्स काफी बड़े लेवल पे बढ़ी है। बट जो रेड लाइन है जो कि ये हमारे पी रेशियो को शो करती है, हमारा पी रेशियो पिछले 5 ईयर्स में अपने लोएस्ट पे ट्रेड कर रहा है। एंड ऑल्सो अगर आप हमारे इन सेक्टर की टॉप कंपनीज लाइक एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एसबीआई बैंक और बजाज फाइनेंस जैसी कंपनीज के पिछले 2 सालों की परफॉर्मेंस देखोगे, तो यू विल सी कि जहां पर पिछले 2 सालों में इन सारी ही कंपनीज में जो प्रॉफिट्स हुए हैं वो लगभग डबल हो गए हैं। वहीं पर अगर आप इनके पी रेशियो के हिस्टोरिकल चार्ट को देखोगे, तो यू विल ऑब्जर्व कि इन सारी ही कंपनीज के केस में इनके जो पी रेशियो और यानी जो वैल्यूएशन है वो अपने लोएस्ट एवर पे है। लेट मी टेल यू, ये जो हमें हाईएस्ट एवर नंबर्स और लोएस्ट एवर वैल्यूएशन का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, ये एक परफेक्ट रेसिपी है फॉर अ मल्टी बैगर रिटर्न्स इन फ्यूचर। नाउ इससे पहले अपने नेक्स्ट सेक्टर के बारे में बात करें, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राइट अपने यूट्यूब मेंबरशिप कम्युनिटी पे एक लाइव मल्टी बैगर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स, जिसमें हमारा फोकस है कि ये पोर्टफोलियो हमें अगले 3 से 5 सालों में एक मल्टी बैगर रिटर्न्स दे पाए। तो अगर आप इस पोर्टफोलियो के बारे में और जानना चाहते हो और मार्केट से रिलेटेड नई साइकोलॉजी और नई इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स के बारे में सीखना चाहते हो, तो आप कंसीडर कर सकते हो हमारी यूट्यूब मेंबरशिप कम्युनिटी को ज्वाइन करना। पर ध्यान रखिएगा, इधर आपको कोई भी शॉर्ट टर्म बाइंग या सेलिंग टिप्स नहीं मिलेगी, तो प्लीज इस तरह की एक्सपेक्टेशन के साथ मेंबर कम्युनिटी को ज्वाइन मत करिएगा ना। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्टर पे, जो कि है आईटी सेक्टर। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया कि निफ्टी 50 में आईटी सेक्टर अकेले सेकंड लार्जेस्ट वेटेज होल्ड करता है, जो कि 13% से भी ज्यादा का। और निफ्टी 50 के केस में जो कि टॉप आईटी कंपनीज आती हैं लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एनएससीएल टेक, इन सारी कंपनीज ने पिछले 2 सालों की अगर आप इनकी परफॉर्मेंस देखोगे, तो लगभग नेग्लिजिबल परफॉर्मेंस दी है ना। अब सबसे पहले अगर हम इन पूरी कंपनीज में चल रही मेन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको टीसीएस के रिजल्ट्स पे लेके चलता हूँ। तो एज यू कैन सी कि टीसीएस के केस में लास्ट कुछ क्वार्टर्स में कंपनी के जो सेल्स हैं वो इंक्रीज तो हुए हैं, पर जो इंक्रीज का पेस है वो काफी ज्यादा स्लो था, जिस वजह से एट द एंड अगर आप कंपनी के नेट प्रॉफिट पर नजर डालो, तो यू विल ऑब्जर्व कि कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो फ्लक्चुएट हुए हैं। सेम केस आपको इन्फोसिस और एचसीएल टेक जैसी कंपनीज में देखने को मिलेगा, जहां पर कंपनी के सेल्स बड़े लेवल पर ड्रॉप नहीं हुए हैं, बट कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है उनमें बहुत बड़ा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिला है। बट हेयर लेट मी टेल यू समथिंग। अब देखिए, जैसा कि आप लोगों ने पहले भी बात सुन रखी होगी कि इन सारी कंपनीज के केस में एक चीज जो सारी कंपनीज को एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट बन रही है, वो है इनका जियोग्राफिकल रेवेन्यू ब्रेकडाउन, जहां पर वी कैन सी कि इन कंपनीज का मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस है वो यूएस से आता है, एंड इसके अलावा यूरोप एंड यूके जैसी कंट्रीज से आता है। एंड एज वी कैन सी कि पिछले कुछ टाइम में यूएस हुआ, यूके हुआ और यूरोपियन वगैरह सारी कंट्रीज में इन्फ्लेशन क्योंकि काफी तेजी से इंक्रीज हुआ था, इसके चलते इनके यहाँ इंटरेस्ट रेट भी काफी तेजी से इंक्रीज हुए, एंड जिससे इस कंट्रीज की जो सारी स्पेंडिंग थी और आईटी वगैरह वो कम हो गई। अब इधर तक तो आपको पता है, पर डू यू नो कि ये सारी आईटी स्पेंडिंग का इतना ज्यादा कम होने के पीछे का रीजन ये भी है कि जो भी ये मेजर कंपनीज है और जो भी इन सारी कंट्रीज में सर्विसेज देती हैं, इनमें से इनका जो 1/3 रेवेन्यू आता है वो अकेला इनके बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस जैसी कंपनीज को सर्विस दे के आता है। जिस वजह से जब इतने ज़्यादा तेजी से इंटरेस्ट रेट बढ़े, तो इस सारी इकोनॉमीज में जो बैंक वगैरह थे उनके लोन वगैरह के डिस्बर्समेंट काफ़ी ज़्यादा कम हो गए और लोगों ने जो अपनी डिपॉजिट थी वो भी करना कम कर दिए। जिस वजह से क्योंकि बैंक के रेवेन्यू पे इस पूरे इन्फ्लेशन का सिचुएशन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया, उसी का इम्पैक्ट है कि हमें इन सारी कंपनी के केस में इनके जो बिजनेस है उस पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है ना। भले ही आपको इन कंपनीज के मैनेजमेंट की कमेंट्री में और न्यूज़ वगैरह में अनसर्टेनिटी की सिचुएशन देखने को मिल रही है, बट अगर आप ग्राउंड पे एक्चुअल डेटा को देखो, तो यू कैन सी, चाहे आप यूएस का इन्फ्लेशन डेटा उठा के देख लो, चाहे यूरोप का एंड चाहे यूके का, इन सारी कंट्रीज में राइट नाउ इन्फ्लेशन वेल अंडर कंट्रोल आ चुका है। एंड रिसेंटली हमने देखा कि लास्ट मंथ जो फेड की जो पूरी मीटिंग हुई थी, उन्होंने इस बार भी यूएस के केस में जो इंटरेस्ट रेट्स है उनको अनचेंज रखा है
उन्होंने ये भी सिग्नल दिया है कि आने वाले 1 साल में वो 2 से 3 बार इंटरेस्ट रेट को कट भी कर सकते हैं। अब ज़रा सोच के देखिए कि अगर इंटरेस्ट रेट को कट किया जाएगा, तो इसका स डायरेक्टली इम्पैक्ट वहाँ की बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज़ पर पड़ेगा और जिसका सीधा-सीधा जो फ़ायदा है, वो हमारे इंडिया की जो आईटी सेक्टर है, उनको पड़ेगा। नाउ आईटी कंपनीज़ के केस में इन हायर इंटरेस्ट रेट्स के अलावा भी एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन थी, जिस वजह से काफ़ी सारी आईटी कंपनीज़ ने काफ़ी सफ़र किया और वो था हायर अट्रिशन की प्रॉब्लम, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो एम्प्लॉइज़ थे, वो हायर सैलरीज़ के लिए फ्रीक्वेंटली दूसरी कंपनीज़ में स्विच कर रहे थे। और अगर आप डेटा की देखो, तो फाइनेंशियल ईयर 23 के फर्स्ट क्वार्टर में काफ़ी सारी आईटी कंपनीज़ के केस में तो इनके जो ओवरऑल इटरेशन रेट थे, वो 25 से लेकर 28% तक के हो गए थे। अब देखिए, किसी भी आईटी कंपनी के लिए जो उनका मेन रॉ मटेरियल होता है, वो होते हैं उनके एम्प्लॉइज़। अब अगर किसी कंपनी में एक एम्प्लॉय छोड़ के जाता है, तो भले ही वो कंपनी अर्जेंट बेस पे कोई एक दूसरे एम्प्लॉय को हायर कर ले, पर उससे उस नए एम्प्लॉय को हायर करने के बावजूद भी उसे एक पर्टिकुलर सेट ऑफ टाइम में उसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और इस पूरे ही ड्यूरेशन के बीच में उनके जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी डेडलाइन कई बार मिस हो जाती है, जिस वजह से जो एंड कंज्यूमर है या जो एंड क्लाइंट है, उसका एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। एंड इसके अलावा भी जो नया एम्प्लॉय उन्होंने हायर किया है, उस पर अगर पूरे ही एम्प्लॉय को जो पूरे ट्रेनिंग पीरियड होता है, उसमें उन्हें सैलरी देनी पड़ती है और उसके से पूरे ट्रेनिंग पीरियड खत्म होने के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि उस प्रोडक्ट में जल्दी फिट हो जाए, जिस वजह से उस पूरे ही ड्यूरेशन में जो एक्स्ट्रा कॉस्टिंग खर्च होती है, उससे इन सारी कंपनीज के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, वो इम्पैक्ट होते हैं। पर रिसेंटली डेटा के अकॉर्डिंग ये जो इटरेशन की प्रॉब्लम भी है, ये भी फाइनली खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पर रिसेंट डेटा ये कहता है कि जो इटरेशन रेट फाइनेंशियल ईयर 23 के क्वार्टर 1 में 28% की हुआ करते थे, वही इटरेशन रेट क्वार्टर 4 में आज गिर के 20% के अराउंड हो गए हैं। और इससे कंपनीज को एक फायदा ये भी होगा कि क्योंकि अब कंपनी का जो उनका मेन फोकस है, वो केवल हायरिंग पे नहीं करना है, इससे वो अपना जो काफ़ी बड़ा फोकस है, वो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है, उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे भी कर रहे हैं। जहाँ पर अगर आप डेटा के देखोगे, तो जहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनीज का जो यूटिलाइजेशन था एम्प्लॉयज़ का, वो 82% से भी ऊपर था। वहीं फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 में यही यूटिलाइजेशन गिर के 77 और 78% के अराउंड आ गया था। यानी कंपनी वही कॉस्ट खर्च कर रही है अपने एम्प्लॉयज़ पे, पर उनके जो आउटकम मिल रहा है उन सारे एम्प्लॉयज़ से, वो काफ़ी कम मिल रहा था। सो अब इस लोअर एट्रिशन रेट के चलते आने वाले टाइम में कंपनी अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को वापस से बढ़ा पाएगी। एंड ऑल्सो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में मैंने लास्ट में जब एफिल इंडिया और हैप्पीएस्ट माइंड को कवर किया था, उसमें भी डिस्कस किया था, वो ये है कि पिछले कुछ सालों में इन सारी आईटी कंपनीज ने भी काफ़ी बड़े लेवल पे कुछ ऐसे एक्विजिशंस की हैं, जिसका फ़ायदा आगे चल के इन सारी कंपनीज को हो सकता है। और जैसे ही उस पूरे सेक्टर में एक रिवर्सल देखने को मिलेगा, आपको ये सारे जो नए-नए इनके एक्विजिशन किए गए हैं, इनका जो इम्पैक्ट है कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ में देखने को मिलेगा। सो फाइनली अगर हम आईटी सेक्टर में कंक्लूजन की बात करें, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि अभी 1 से 2 क्वार्टर आपको और भी इस पूरे ही सेक्टर में कोई बहुत बड़ा अपमूव देखने को ना मिले। बट लेट मी टेल यू, इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हमें बिल्कुल भी 1 से 2 क्वार्टर इन्वेस्ट नहीं करना है जब तक एक्चुअल रिवर्सल हमें देखने को ना मिल जाए। आपके लिए करेक्ट मूव यही होगा कि आप स्मॉल क्वांटिटीज़ में सारे स्टॉक्स में अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाना शुरू कर दो, जिसमें आपको वैल्यूएशन वाइज एक करेक्ट वैल्यू मिल रही हो। बट लेट मी टेल यू, ये जो मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको डेटा और अपनी खुद की रिसर्च के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ और ये किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। और अगर आप हमारे चैनल के एक रेगुलर व्यूअर हो, तो हम ऑलरेडी पास में कुछ ऐसी आईटी कंपनीज को कवर कर चुके हैं, जो कि वैल्यूएशन वाइज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे काफ़ी रीजनेबल वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही हैं। तो आप उन वीडियोस पे जाके अपनी खुद की रिसर्च करके उन कंपनी से अपनी होल्डिंग बढ़ाना शुरू कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।